Hello, good morning. I welcome you all, my dear friends, from the most loving corner of my heart to this world of happiness of एक बिहारी सब पे भारी परिवार। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, आइए हम लोग आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ है 2023 का, उसका पेपर वन जीएस को पकड़कर हम लोग वो स्किल सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का आंसर किया कैसे जाना चाहिए। अब इस माहौल में जब यूपीएससी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है, एकदम एकदम टफ कर दिया है। दो टाइप का क्वेश्चन वो नया लेके आया है। एक जिसमें ऑप्शन वो डालता है ओनली वन, ओनली टू, इस टाइप का। ये सबसे कठिन क्वेश्चन में से एक है। दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस टाइप का। ये दूसरा सबसे कठिन क्वेश्चन है। इससे पहले जो हम लोग बात किए थे ओनली वन ओनली टू टाइप बात किए थे, आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिस पर हम लोग को बात करना है। हम लोग सीरीज में बात कर रहे हैं लगातार एक एक क्वेश्चन करके। हम लोग अभी तक 4 क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं, आज ही 5वां क्वेश्चन में इस पर हम लोग बात करेंगे। देखेंगे कि अगर उसके बारे में ना भी पता हो क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो स्किल के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कैसे इसको सॉल्व किया जाए। यूपीएससी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि वो अब मैच्योर माइंड चाहता है, समझ के आधार पर। तो अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व आप करें, उसमें ज़रूरी है कि आप यूपीएससी के माइंड को ढूंढने का ट्राई करें। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यूपीएससी हो या कोई भी और एग्ज़ाम का, तो जो उसको सेट करने वाली अथॉरिटी है, उसके माइंड को हम पहले मैच करने का ट्राई करते हैं कि वो ये क्वेश्चन पूछा है तो क्यों पूछा है, और अगर पूछा है इस तरह से पूछा है तो क्या चाहता है कि हम किस बेस पर इसको सॉल्व करें। इस दो चीज़ को हम ढूंढते हैं उसमें कि क्वेश्चन पूछा है तो क्यों पूछा है, दूसरा कि वो क्या चाहता है कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वो क्वेश्चन का नेचर देख के समझ में आ जाता है। आइए जरा हम लोग इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। आइए ये क्वेश्चन है, आपको आता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं आता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि स्किल के आधार पर, सिर्फ स्किल के आधार पर प्योरली इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हम आपको बोले हैं कि यूपीएससी एग्जाम में जो है एक एक सेकंड का इम्पोर्टेंस है, एक एक सेकंड, 0.1 सेकंड का भी इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए एक एक सेकंड बचाना है, तो उसमें क्वेश्चन पढ़ने का भी, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाए उसका भी एक स्किल होना चाहिए। उसके बाद सॉल्व करने का स्किल। जैसे हम कहते हैं कि अगर कंसीडर आप कहीं पे देख लें तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट साथ में लगा हुआ ही रहता है, तो पूरा पढ़ने में समय खराब ना करें कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीधा देखिए, कंसीडर सीधा आ जाइए स्टेटमेंट पर, उसके आगे कुछ पढ़ा है तो बड़ा बढ़िया, नहीं लिखा हुआ है तो नीचे आ जाइए। नीचे कहाँ, आपको कुछ इस पे नहीं, सीधा यहाँ आना है। कहाँ पे, यहाँ पर आना है ये, और देखना है कि क्या पूछ रहा है। यहाँ क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। इतना पढ़ के अपना समय खराब करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। बस ये देख लीजिए कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देख लीजिए, इज आर करेक्ट है या इज आर इनकरेक्ट है, बस इतने देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या इधर आगे पढ़ने में अपना समय खराब ना करें, 4-5 सेकंड बचेगा आपका यहाँ पर। तो ऐसे कंसीडर स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, अब डायरेक्ट स्टेटमेंट पर आ जाइए। स्टेटमेंट वन, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care। कह रहा है कि इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो ज़्यादा किस पर फोकस करता है, क्यूरेटिव केयर पर और
प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर जो है, इस पर उसका लिमिटेड फोकस है, थोड़ा सा बस। ज़्यादा फोकस क्यूरेटिव केयर पर है। अगर आपको इसका जानकारी हो तो बड़ा बढ़िया, ना हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूरेटिव केयर मतलब कि जब आपको कोई बीमारी हो गया, उसके बाद आपको जाके इलाज कराना है, इसको क्यूरेटिव केयर कहते हैं। मतलब कि इलाज पर जोर है बीमारी होने के बाद। और प्रिवेंटिव का हो सकता है आपको तीनों शब्द का मतलब ना पता हो कि प्रिवेंटिव का होता है, प्रोमोटिव का होता है, रिहैबिलिटेटिव का होता है, लेकिन बस नेचर से समझ जाना है। क्यूरेटिव तो आपको समझ है, क्योर करने वाला, नामे में उसमें लिखा हुआ क्योर करने वाला। मतलब कुछ हो गया है बीमारी तो उसको क्योर करना है, ठीक करना है, तो इसको तो आप आराम से समझ लेंगे। यहाँ तीनों ना समझेंगे, इसको तो समझ जाएंगे आराम से, प्रिवेंटिव। तो अगर ये प्रिवेंटिव है, सब साथ में दिया हुआ है लिमिटेड करके, तो मतलब ये तीनों एक ही नेचर का होगा, ये तो आराम से आप समझ जाएंगे। तो ये समझना होगा इस तरह से आपको कि इसको अलग लिखा है और इस तीनों को साथ लिखा है, मतलब कि इसका नेचर अलग होगा और इस तीनों का नेचर एक जैसा होगा, लगभग लगभग एक जैसा होगा। तो ई है ठीक करने वाला इलाज होने के बाद, इलाज होने के बाद। और इसमें से कुछ भी ना पता हो तब भी आप ऐसे सोच सकते हैं। अगर ये इलाज के बाद का बात कर रहा है तो हो सकता है ये लोग इलाज के पहले का बात कर रहे हो। प्रिवेंट करना, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुने होंगे फेफड़ा, चलिए वो तो नॉलेज का बात हो जाएगा, हटाइए उसको। प्रिवेंट करना मतलब बचाना, मतलब बीमारी होने से ही खुद को बचाना, बीमारी होने ही नहीं देना, उसको कहते हैं प्रिवेंट करना। पहले से सतर्क रहना, उसको कहते हैं प्रिवेंट करना। या अगर बस आप इतना जानते हैं तो अब आपको, हम कहते हैं आपको जिंदगी का समझ होना चाहिए। वहीं से क्वेश्चन भी बनता है, यूपीएससी अल्टीमेटली आपको सिविल सर्वेंट बना के कहाँ भेजने वाला है, लोगों के बीच में भेजने वाला है उनका मदद करने के लिए। तो क्वेश्चन भी जो उठाएगा ना, वहीं से उठाएगा, सोसाइटी से ही उठाएगा, उनके नेचर को समझते हुए। इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर उसका नेचर आप समझने का ट्राई करें उतना, चलिए हम आपको खाली आपके घर का एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। आप अपने घर का सोचिए कि जब आप घर में आपके कोई बीमार पड़ता है, या ऐसे नॉर्मल बात कीजिए, आपके घर में कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? सोचिए जरा, कितने लोग आपके घर में एक्सरसाइज करते हैं? एक्सेप्शन को हटा दीजिए, मेजॉरिटी में सोचिएगा कि आपके घर में कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं। अपने आसपास मोहल्ला में आप कितने लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं? आपके घर में क्या कोई आपको सलाह देता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग सलाह देते हैं आपको? मान लीजिए घर में आपके 4 लोग या 5 लोग हैं, तो क्या आपको बाकी के 4 लोग जो हैं वही सलाह देते हैं कि तुम एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो? ज़्यादा। जब आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या उसको ये कहा जाता है कि चलो एक्सरसाइज पे ध्यान दो तुम, या उसको उठा के सीधा डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, दवाई लेके आया जाता है कि दवाई खा लो? जोर किस पर होता है घर में? कहीं भी। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? कितने लोग को आप आसपास देखते हैं एक्सरसाइज डेली करते हुए? एक्सरसाइज करना क्या होता है कि बीमारी ना हो उससे बचाएंगे खुद को, उसको कहते हैं प्रिवेंशन। उसको प्रिवेंशन का एक तरीका है। ठीक। क्यूरेटिव क्या है? बीमार पड़ गए, अब जाके इलाज कराइए। ऐसे भी देखिए आप, कितने आपके आसपास में, आपके पास एक कोट हो ऐसा कोई सेंटर है जो आपको योगा करना सिखाता हो? लेकिन आपको अपने बगल के मार्केट में ही 4-5 ठो, 10 ठो, 20 ठो डॉक्टर का क्लिनिक मिल जाएगा। आप ये भी जानते होंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर काम करते हैं, वहाँ 1-2 घंटा बिताते हैं, बाकी ज़्यादा टाइम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल खोल के बैठे हुए हैं। आपके आसपास
मार्केट के आसपास हो तो वहाँ पे जाके देखिए कि दवाई का दुकान कैठो है। अब वहीं पे आप ये चीज़ भी ढूँढने का ट्राई कीजिए कि आपको हेल्थ का, फ़िटनेस का सामान कितने दुकान में बिक रहा है। ज़रा ये ढूँढ के आप ट्राई कीजिए कि हेल्थ वो जो जिम विम होता है, एक्सरसाइज़ से रिलेटेड जो सामान सब मिलता है, उसका कैठो दुकान है और दवाई का कैठो दुकान है। ये होता है नॉर्मल लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करना। यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ये सब आप जहाँ देखिएगा, समझिएगा इस सब पैटर्न पर, तो आप बड़े आसानी से पकड़ लेंगे कि इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में किस पर जोर दे दिया जा रहा है? क्यूरेटिव केयर पर ज़्यादा फ़ोकस है, प्रिवेंटिव केयर पर नहीं। स्कूल का ही बात ले लीजिए, स्कूल जाते होंगे, गए होंगे आप, हैं? तो वहाँ पर क्या डेली वहाँ पर एक्सरसाइज़ कराया जाता है? हुँ? डेली एक्सरसाइज़ कराया जाता है। कितना क्लास होता है उस पर? क्या स्पेशल क्लास है उसका कि उस पर आपको बताया जाए कि हाँ, ये है, इस पर ऐसे करो तो तुम बचे रहोगे। ये सब का कितना बात होता है। घरों ऐसे भी नॉर्मल अच्छे से अपने आप को बचा के रखना, देखना, बीमार पड़ जाओगे दवाई खाना पड़ेगा। दवाई, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर इसी का बात होता है। और आप खुद अपने ऊपर ही अप्लाई कर लीजिए। आप सिंगल इंडिविजुअली सोचिए कि आप खुद ज़्यादा दवाई खाते हैं बीमार पड़ मतलब आप अपने लाइफ में ज़्यादा दवाई खाते हैं या एक्सरसाइज़ करते हैं? आपका किस पर ज़ोर है? क्या आप खुद अपने आप को सलाह देते हैं? हम एक्सेप्शन का बात नहीं कर रहे, देखिए मेजॉरिटी का बात सोचना है आपको। क्या आप एक्सरसाइज़ पर ज़ोर देते हैं खुद? या कि बीमार जब पड़ जाएँगे तो दवाई खा लेंगे, देखा जाएगा, इस टाइप का। इतना देखिए कितना सारा तरीका हम आपको सोचने का बताए। कहीं से भी आप सोच लीजिए, घर का, मोहल्ला का, सोसाइटी का, पूरे भारत का सोच लीजिए। कहीं भी आप देखिएगा तो हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाई का दुकान इसी का बोलबाला है। एक्सरसाइज़ करते हुए ना ज़्यादा लोग आपको घर में दिखाई देंगे, ना मोहल्ले में दिखाई देंगे, ना सोसाइटी में दिखाई देंगे, ना मार्केट में ऐसा कोई दुकान मिलेगा ज़्यादातर आपको। मिलेगा भी ना, पूरे शहर में 1-2 ठो दुकान होगा ऐसा, जहाँ फ़िटनेस का सामान मिलता है। आप कहिए ऐसे भी सोचिए कितना आपको जिम सेंटर मिलता है, कितना दवाई का दुकान मिलता है। ऐसे ही सोच लीजिए आप। जिम-विम जाते होंगे या देखते ही होंगे। क्या ठो जिम का आपके शहर में या आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ कितना जिम है और दवाई का दुकान कितना है? ऐसे ही सोच लीजिए अगर किसी भी आधार पर आप सोचेंगे, तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल जो है सही लगेगा कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो लार्जली किस पर फ़ोकस कर रहा है? क्यूरेटिव केयर पर मतलब बीमार पड़ने के बाद इलाज कराने पर फ़ोकस कर रहा है, प्रिवेंटिव पर लिमिटेड फ़ोकस है, बहुत कम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ज़रा इस पर आएँ, तो अगर ये सही है, तो इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, तो ये डी तो छँट गया आपका, डी छँट गया आपका। अब ज़रा दूसरे को देखा जाए कि अंडर इंडियाज़ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services. कह रहा है इंडिया का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है किस तरह का उसमें जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है इंडिया का डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के द्वारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी दिया जाता है उसमें स्टेट्स को स्टेट्स जो हैं उनका जिम्मेदारी है मेनली ये कि हेल्थ सर्विसेज जो हैं उसको वो ऑर्गेनाइज करें। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि पावर सिर्फ हम तक, एक होता है सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण कि अपने तक पावर सीमित है, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड कि पावर का बंटवारा कर दिया जाए। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्या मेन हेड कौन है? सेंटर।
तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लिखें और साथ में क्या लिख रहे हैं कि स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। तो ये चीज तो दिखा रहा है कि सेंटर अपने पास नहीं रखी है, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है हेल्थ केयर सर्विस को डिलीवर करने का। तो ये चीज ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने तक पावर नहीं रखें। जैसे सेंटर अपने तक, सेंटर और स्टेट होता है गवर्नमेंट में, सेंटर अपने तक पावर नहीं रखी है, स्टेट को भी पावर दी है। तो ये वही चीज दिखा रहा है, एक तरफ डिसेंट्रलाइज्ड का बात कर रहा है, दूसरा स्टेट्स को पावर दिखा दे रहा है कि वो हेल्थ सर्विस दे। तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के द्वारा ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक। लेकिन तो देखिए, इसमें आपको शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा, शब्दों पर ध्यान देना है। इसको आप कैसे पकड़ेंगे कि सही है? यहाँ क्या कह रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, ठीक। इसी में देखिए शब्द भी रखा है डिसेंट्रलाइज्ड, सेंटर का दे दिया है, सेंट्रलाइज से डी कर दो उसको, मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं, अपने पास नहीं रखना। तो जब अपने पास सेंटर नहीं रखेगी तो देगी किसको? उसके अलावा यूनिट है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। आप लोकल गवर्नमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो वहां नहीं जाना है आपको। वहां क्यों नहीं जाना है? इसलिए कि पहले सेंटर से जब हटेगा तो पहले तो स्टेट के हाथ में जाएगा ना, तो उसके जस्ट आगे का सोचना है, एकदम लास्ट नहीं सोचना है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, ठीक। तो सेंटर से छूटा तो किसके हाथ में जाना चाहिए? स्टेट के हाथ में जाना चाहिए, और वही दे रहा है कि स्टेट में हाथ में चला गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस आधार पर जब सोचा जाए सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन के अप्रोच के बारे में, तो ये बिल्कुल ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का बात हो रहा है और स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब देखिए ऑप्शन पर आते हैं, तो जो दोनों ठीक है तो ये क्या है? 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट पूछा, तो ये ऑप्शन छट गई, सी छट गया, सी और डी आपका गया। अब आइए इस दोनों पर क्या कह रहा है? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। दोनों ठीक तो है, लेकिन कह रहा है क्या ये इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है? अब बताइए कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम किस पर फोकस कर रहा है? क्यूरेटिव केयर पर, ठीक। और ये क्या कह रहा है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ सर्विस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अरे स्टेट को तो खाली ऑर्गेनाइज करना है ना, लेकिन पॉलिसी तो सेंटर ही बना रही है। वही इसमें भी कह रहा है, पॉलिसी तो सेंटर ही बना रही है, तो जो सेंटर पॉलिसी देगी वो स्टेट लागू करेगा, सीधी सी बात है। तो अगर सेंटर ही क्यूरेटिव केयर करना चाहती है, क्यूरेटिव केयर पर जोर देना चाहती है, तो स्टेट भी तो क्यूरेटिव केयर ही लागू करेगा ना। स्टेट को क्या है? स्टेट को तो जो दीजिए वो हम लागू कर देंगे। तो स्टेट चूंकि लागू कर रहा है, इस वजह से क्यूरेटिव केयर पर जोर नहीं है, ये बात नहीं है। चूंकि क्यूरेटिव केयर पर सेंटर का ही जोर है, तो सेंटर जो पॉलिसी देगा वो स्टेट को लागू करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि चूंकि स्टेट लागू कर रहा है, इसीलिए इंडिया का फोकस जो है क्यूरेटिव केयर पर ज्यादा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? स्टेट का काम तो खाली लागू करना है, सेंटर जो पॉलिसी बना के देगी उसी को तो लागू करेगा। अगर सेंटर बना के दे कि आपको प्रिवेंटिव केयर पर जोर देना है, तो स्टेट अगर लागू करती तो उसी को लागू करती। तो स्टेट तो बस लागू कर रही है। इंडिया का जोर अगर क्यूरेटिव केयर पर, उससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, वो तो सेंटर का लेना देना, क्योंकि पॉलिसी वो बना रही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक तो है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि अगर इंडिया फोकस कर रहा है क्यूरेटिव केयर पर ज्यादा, तो क्यों कर रहा है, वो ये नहीं बता रहा है क्यों कर रहा है। अगर यहाँ पे ये होता इसके बदले कि इंडियाज सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिया सेंटर्स पॉलिसी इज फोकसिंग मोर ऑन क्यूरेटिव केयर, तब ये उसको सही स्टेटमेंट, तब ये उसको एक्सप्लेन करता है कि हाँ, सेंटर का पॉलिसी ही ऐसा है कि क्यूरेटिव केयर पर जोर दिया जाए।
तब ये स्टेटमेंट सही एक्सप्लेन करता है, लेकिन स्टेट तो बस लागू कर रहा है, तो ये उसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो मतलब ये दोनों सही तो है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। हाँ, सही तो दोनों है, लेकिन ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस तरह से जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाए यूपीएससी का ना, तो दो चीज देखिए आप। पहले तो यूपीएससी के माइंड को समझने का ट्राई कीजिए आप क्वेश्चन के माध्यम से। और कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार दिमाग में बोलिए कि यूपीएससी का माइंड कैसा है। इस चीज को दिमाग में बोलिए, आपको हिंट मिलेगा बहुत जोरदार वहां से। उसके बाद पढ़िए और जिंदगी के समझ के आधार पर आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। हम लोग प्योरली उसी पर किए हैं, स्किल पर। नॉलेज का कहीं इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा हम लोग को, है कि नहीं? सीधा-सा बात है। शब्द पकड़-पकड़ के हम लोग सॉल्व कर लिए। डिसेंट्रलाइज़ से इसको पकड़ लिए, क्यूरेटिव प्रिवेंटिव से इसको पकड़ लिए, बहुत आसानी से हो गया। तो आपको इस तरह से स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। और अब जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, वो मेनली इसी तरह का क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर। गिना-चुना 100 में से 3, 4, 5 ऐसा आ जाए, जो आपको प्योरली नॉलेज बेस्ड होगा, कि आपको आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो मत कीजिए, लेकिन उसका भी चांस कम लग रहा है। इसीलिए आपको स्किल को अब मास्टर करना है धीरे-धीरे, ताकि आपको वहाँ कोई रोके ना और आप एकदम कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम में बैठें। सॉल्व क्वेश्चंस विथ कॉन्फिडेंस। दिस इज़ द अल्टीमेट एम यू शुड अचीव एंड यू मस्ट डिज़ायर टू अचीव, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं हमारे टाइगर टाइग्रेस। अपना ध्यान रखिएगा। टाटा गुड बाय करते हैं। स्माइल करते रहिए।